सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमारी सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट हिस्ट्री की क्लास चल रही है। मैंने आपको दोस्तों हिस्ट्री में दो टॉपिक कंप्लीट करा दिए। एक तो मैंने आपको एंसेंट हिस्ट्री कंप्लीट करा दी, एक मैंने आपको मिडेवल हिस्ट्री कंप्लीट पढ़ा दी। यदि आपने ये दोनों टॉपिक नहीं देखे तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासेसों को ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पिछली क्लास में हमने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट की थी। किसकी? मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने आपको यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, कैसे कैसे कंपनी भारत में आई, कौन कौन सी कंपनियां भारत में आई, उनके बारे में आपको बताया था। तो मुझे उम्मीद है आपने वो क्लास अवश्य देख ली होगी। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी तो उसको अवश्य देख लें। उसकी लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर के हुए आज की हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको पुर्तगाली कंपनी के बारे में बताया। मैंने आपको बताया कैसे कैसे पुर्तगाली भारत में आए, कैसे सन 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया, उसके जहाज का नाम क्या था, वो फिर दोबारा 1502 में आया, उसके बाद उसने 1503 में ईस्ट द इंडिया कंपनी भारत में स्थापित की। ये सब मैंने आपको पुर्तगाली कंपनी के बारे में बताया था। फिर उनके पतन का कारण बताया था, उनके साम्राज्य विस्तार के बारे में बताया था, उन्होंने गोवा पे कैसे कब्जा किया। ये सब मैंने आपको पुर्तगाली जो कंपनी थी उसके बारे में सारे डिटेल से बता दिया था। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपने वो क्लास देख ली होगी। ठीक है, तो हमने उसमें एक कंपनी के बारे में पढ़ा था और टोटल जो भारत में कंपनी आई थी वो 5 कंपनी आई थी। उन 5 कंपनियों में से मैंने आपको बताया 2 कंपनी हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो पुर्तगाली कंपनी जो मैंने आपको पिछली क्लास में करा दी, और एक अंग्रेज कंपनी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो हमारे लिए इंपोर्टेंट है। तो इन 2 कंपनियों के बारे में हमको डिटेल से जानना है। बाकी जो कंपनी है उनके बारे में हम रफली रफली जानेंगे, जो इंपोर्टेंट पॉइंट होंगे वो मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने कल एक कंपनी के बारे में जान लिया, बाकी जो बची 4 कंपनी उनके बारे में आज हम बात कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं दोस्तों डच के बारे में। पुर्तगाली कंपनी के बाद भारत कौन आए? डच आए। कौन आए? डच आए। कब आए? 1605 में आए। कब आए? 1605 में। आपको याद होगा, बिल्कुल याद होगा। ये मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, डच कहाँ के निवासी थे? तो डच हॉलैंड के निवासी थे। हॉलैंड को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो हॉलैंड को वर्तमान में नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। हॉलैंड ने अपना नाम नीदरलैंड कब किया? तो अक्टूबर 2019 को हॉलैंड ने अपना नाम नीदरलैंड कर लिया। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, फैक्ट है। हॉलैंड ने अपना नाम बदल के कब नीदरलैंड किया? तो आप बताएंगे अक्टूबर 2019 में किया। याद रखेंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट 1596 दोस्तों। कब दोस्तों? 1596 इंपोर्टेंट डेट है, याद करेंगे। क्या दोस्तों? 1596। कार्निश डी हाउटमैन। कौन दोस्तों? कार्निश डी हाउटमैन। ये कार्निश डी हाउटमैन कौन है? ये भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक है। जैसे कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली नागरिक कौन था? वास्को डी गामा था। ऐसे ही भारत आने वाला प्रथम डच यात्री कौन है? प्रथम डच नागरिक कौन है? तो आप कहेंगे कार्निश डी हाउटमैन है। कौन है? कार्निश डी हाउटमैन है। कब आया? 1596 में आया। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई? तो भारत ये आई 1605 में। कब आई? 1605 में। डेट याद रखेंगे। स्थापना कब हुई? 1602 में, लेकिन भारत कब आई? 1605 में आई थी। ठीक है, इनका प्रथम केंद्र कहां पर था? तो इनका प्रथम केंद्र था मसूलीपट्टनम में। कहां पर था? मसूलीपट्टनम में। मैंने आपको सारी कंपनियों की डेट, कब कब भारत आई, कब कब इनकी स्थापना हुई और इनके प्रथम केंद्र कहां थे, वो सब मैंने आपको मैप के जरिए बताया था। तो मुझे ऐसी उम्मीद है आपको याद होगा। नहीं देखी तो अब भी मैं आपसे कह रहा हूं उस क्लास को पहले आप देख लें, उसमें आपको बेसिक के बारे में समझ आ जाएगी। ठीक है, तभी इस क्लास को देखें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इनके आने से भारत पे क्या महत्व पड़ा? इनके आने से भारत पे क्या महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े? तो इन्होंने दोस्तों भारत को वस्त्र व्यापार का केंद्र बनाया था। किसका केंद्र बनाया था? वस्त्र व्यापार का केंद्र बनाया था। जैसे मैंने आपको बताया था पुर्तगाली क्यों आए थे? पुर्तगाली जो थे वो मसाले व्यापार के लिए आए थे। किसके लिए आए थे? मसाले के व्यापार के लिए आए थे। लेकिन डच ने क्या किया? वस्त्र का व्यापार केंद्र किसको बनाया? भारत को बनाया। तो याद रखने वाली बात है, बिल्कुल याद रखेंगे। इनके पतन का क्या कारण था? तो इनके पतन का जो सबसे प्रमुख कारण माना जाता है
वो था बेदरा का युद्ध। किसका दोस्तों? बेदरा का युद्ध, या जिसको कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है, सन 1759 में। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे डच कंपनी के पतन का कारण क्या था? बेदरा का युद्ध। ठीक है दोस्तों, डच और अंग्रेजों के मध्य ये युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहा था और इसमें डच की हार हो गई, यानी डच इसमें हार गए थे। ठीक है दोस्तों, डच इसको हारने के बाद डचों ने अपना ध्यान जो दक्षिण था उसकी तरफ अपना ध्यान आकर्षित कर लिया। ठीक है, तो ये डच थे, छोटा सा पॉइंट था, इनके बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं जो जो आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको ये याद रखनी है डच कहाँ के निवासी थे। तो डच वर्तमान में जिसका नाम नीदरलैंड है वहां के निवासी थे। नीदरलैंड को पहले किस नाम से जाना जाता था? हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद डच नागरिक, प्रथम नागरिक जो था भारत, कौन आया था? भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो आप कहेंगे कार्निस डी हाउटमैन था। कब आया? 1596 में आया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद डच ईस्ट इंडिया की स्थापना कब हुई? 1602 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1602 ईस्वी में हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई? 1605 में आई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम केंद्र कहां बनाया उसने अपना? तो मसूलीपट्टनम में बनाया। लेकिन आपसे सबसे इंपोर्टेंट फैक्ट जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आने से क्या महत्व हुआ? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को वस्त्र व्यापार का केंद्र बनाया था। याद रखेंगे बिल्कुल। डच के पतन का कारण क्या था? डच ईस्ट इंडिया के पतन का कारण क्या था? तो आप कहेंगे बेदरा का युद्ध डच ईस्ट इंडिया कंपनी के पतन का कारण था। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। ये था दोस्तों डच कंपनी के बारे में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। अब जान लेते हैं दोस्तों अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ये कब आए भारत? तो 1608 में ये भारत आए। और कब से कब तक रहे? तो 1947 तक ये भारत में रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो इनके बारे में हमको ज्यादा जानना है। अभी मैं आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी दूंगा, उसके बाद अगले चैप्टर में कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना साम्राज्य विस्तार किया भारत में, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ये कंपनी थी कहां की? तो ये कंपनी थी इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन की कंपनी। कौन सी थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। याद रखेंगे, ये एक प्राइवेट कंपनी थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, 1599 कब दोस्तों? 1599 जॉन मिल्डेन हॉफ। कौन दोस्तों? जॉन मिल्डेन हॉफ 1599 में भारत आया। यानी कि ब्रिटेन से भारत आने वाला पहला नागरिक कौन था? तो जॉन मिल्डेन हॉफ जो था 1599 में वो भारत आया था। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। लेकिन ये भारत कब आई? तो 1608 में ये भारत आई थी। याद रखेंगे बिल्कुल। इस समय जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तो महारानी एलिजाबेथ थी। कौन थी? महारानी एलिजाबेथ थी। और भारत पे किसका शासन था? तो भारत पे अकबर का यानी मुगल वंश का शासन था भारत पे। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो आप कहेंगे थॉमस स्मिथ था। कौन था? थॉमस स्मिथ था। नाम पूछा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ था। कौन था? थॉमस स्मिथ था। याद रखेंगे बिल्कुल। इनका जो केंद्र था, उन्होंने अपने केंद्रों का विकास कैसे किया? एक तो उत्तर भारत में मुगल के समय और एक दक्षिण भारत में। तो इन्होंने अपने जो केंद्र था उसका विकास दो भागों में किया, एक तो उत्तर भारत में और एक दक्षिण भारत में। ठीक है दोस्तों, उत्तर भारत में जहांगीर के समय क्या हुआ उसके बारे में जान लेते हैं। 1605 ईस्वी से लेकर 1625 ईस्वी तक जहांगीर का काल रहा था, जिसको सलीम के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता है? बिल्कुल पता होगा। ठीक है, जहांगीर के काल में भारत पहुंचा। कौन भारत पहुंचा दोस्तों? जहांगीर के काल में पहुंचने वाला भारत ब्रिटिश का वो गवर्नर कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। इसने दोस्तों तुर्की में संवाद किया। किसमें? तुर्की में इसने संवाद किया, जिससे खुश होकर जहांगीर इससे खुश हो गया। तो जहांगीर ने इससे खुश होकर इसको 400 का मनसब दे दिया, वह इसको इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। ठीक है, तो याद रखेंगे कि कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में पहुंचा? तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचा था, जिसने इसको खुश होकर इंग्लिश खां की उपाधि दी और 400 का मनसब दिया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद टॉमस रो आया। कौन आया? टॉमस रो आया जहांगीर के दरबार में। कब? 1615 ईस्वी में। राजा जेम्स का ये दूत था। किसका दूत था? राजा जेम्स का ये दूत था। मुगल साम्राज्य में व्यापार की अनुमति लेने ये आया था। ठीक है, ये था जहांगीर के समय जो दरबार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर आए थे उनके बारे में। ठीक है,
अब जानते हैं दोस्तों औरंगजेब के समय। औरंगजेब का कार्यकाल कितना रहा? 1658 से लेके 1767 तक रहा। ठीक है, याद रखेंगे कार्यकाल। 1651 ईस्वी में बंगाल में प्रथम फैक्ट्री हुंगली में इसने अनुमति दे दी। किसको? अंग्रेजों को। किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इसने अनुमति दे दी। 1651 में बंगाल में प्रथम फैक्ट्री खोली गई। कहां पर? हुंगली में। हुंगली एक नदी है, आपको याद होगा। शाह शुजा द्वारा दोस्तों इसका निशान दिया गया और व्यापारिक अनुमति 3000 रुपए प्रति वर्ष के उस पे दे दी गई। यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बंगाल में व्यापार कर सकती थी, लेकिन उसको 3000 रुपए वार्षिक जो है अनुदान देना पड़ेगा। याद रखेंगे बिल्कुल। उसके बाद औरंगजेब ने अंग्रेजों से हुंगली, मसूलीपट्टनम आदि छीन लिया। ये छीन क्यों लिया? क्योंकि ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने उसको बंगाल को लूटना चालू कर दिया और मतलब कर नहीं देते थे, तो औरंगजेब ने इनको उंगली से भगा दिया और मसूलीपट्टनम आदि सब चीज छीन लिया। उसके बाद 1698 ईस्वी में अंग्रेज बनाम मुगल युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब ने अंग्रेजों को खदेड़ दिया और उसको मार भगाया। उसके बाद अंग्रेजों ने इससे माफी मांगी तो इसने उनको माफ कर दिया। सन 1698 ईस्वी में बंगाल के 3 गांव दिए। किसने? औरंगजेब ने। एक तो कालीकट, एक सुतनाती जमींदारी और गोविंदपुर। इन तीनों गांवों की जमींदारी औरंगजेब ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी थी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने माफी मांग ली तो उसके बाद इसने उनको क्या दे दी? उनको अनुमति दे दी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में अपना व्यापार करने की। ठीक है दोस्तों। जॉब चरनाक। कौन? जॉब चरनाक के द्वारा कलकत्ता फोर्ट विलियम की स्थापना की गई। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। कलकत्ता फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की? जॉर्ज चरनाक ने की। किसने की? जॉब चरनाक ने की। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। अब जान लेते हैं दोस्तों 1717 में फर्रुखसियर द्वारा शाही फरमान जो जारी किया था उसके बारे में। शाही फरमान को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है कंपनी का। तो याद रखेंगे क्यों कहा जाता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 3000 रुपए वार्षिक कर के साथ ये बंगाल में अपना शासन कर सकते थे, बंगाल में अपना व्यापार कर सकते थे, और 10,000 क्या दोस्तों? 10,000 वार्षिक कर के साथ इस सूरत में अपना जो व्यापार है वो कर सकते थे। ठीक है। मुंबई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल राज्य में चलाने की आज्ञा किसने दी? फर्रुखसियर ने दी। किसने दी? फर्रुखसियर ने दी। देखिए, जब आप अपनी तिजोरी की चाबी किसी को भी दे दें तो वो उसका गलत फायदा उठाएगा, ये गारंटी है नहीं या नहीं है? जब आप अपनी तिजोरी की चाबी किसी और को देंगे तो इसकी क्या गारंटी कि वो उसका गलत फायदा नहीं उठाएगा? ऐसा ही फर्रुखसियर ने किया। जो फर्रुखसियर ने सिक्के थे, एक जम था, एक जमा पूंजी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो सिक्के ढाल रही थी उन सिक्कों को पूरे मुगल राज्य में चलाने की अनुमति दे दी। तो इससे क्या होता है कि आपकी तिजोरी को चोरी कर लेगा कोई, आपकी तिजोरी से धन को चुरा लेगा। ये फर्रुखसियर ने कहा। इसलिए इस फरमान को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी कहा जाता है। याद रखेंगे बिल्कुल। ये था दोस्तों उत्तर भारत में जो इन्होंने अपने मुगल वंश के समय अपने केंद्र जो है प्रमुख केंद्र बनाए उनके बारे में। अब जान लेते हैं दोस्तों दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में तो मुगलों के समय बना लिए, दक्षिण भारत में इन्होंने कैसे बनाए? तो दक्षिण भारत में 1629 में। कब दोस्तों? 1629 में फ्रांसिस डी ने। किसने? फ्रांसिस डी ने चंद्रनगरी। क्या दोस्तों? चंद्रनगरी के राजा से मद्रास लिया। किससे लिया? चंद्रनगरी के राजा से मद्रास छीन लिया था। याद रखेंगे बिल्कुल। फोर्ट सेंट जॉर्ज। कौन? फोर्ट सेंट जॉर्ज द्वारा दक्षिण व्यापार केंद्र को बनाया गया था। फोर्ट सेंट जॉर्ज को दक्षिण व्यापार का केंद्र बनाया गया। याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट 1661 में ब्रिटेन राजकुमार चार्ल्स प्रथम। कौन दोस्तों? 1661 में ब्रिटेन राजकुमार चार्ल्स प्रथम व पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेन्जा। कौन दोस्तों? कैथरीन ऑफ ब्रिगेन्जा का विवाह हुआ, जिसमें पुर्तगालियों ने गिफ्ट में, क्या दोस्तों? गिफ्ट में बॉम्बई को किसको दे दिया? ब्रिटेन को दे दिया। किसको दे दिया? ब्रिटेन को दे दिया। तो ये थी बेसिक सी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानकारी। अभी के लिए आप बस इतना ही जाने, बाकी मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा कैसे कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना विस्तार किया, कैसे कैसे भारत पे शासन किया। ठीक है, उसके बारे में अगली क्लास में जानेंगे। नेक्स्ट जान लेते हैं दोस्तों हम डेनिश कंपनी के बारे में। किसके? डेनिश कंपनी के बारे में। डेनमार्क की एक कंपनी है। कहां की कंपनी है? डेनमार्क की एक कंपनी है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से इसको जाना जाता है। ये कब बनी दोस्तों? 1616 में बनी। कब बनी? 1616 में। इसने अपना प्रथम केंद्र कब बनाया? प्रथम केंद्र 1620 ईस्वी में। कहां पर बनाया?
त्रंबकेर तमिलनाडु में बनाया। कहाँ पे? त्रंबकेर तमिलनाडु में बनाया था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 1676 में इसने द्वितीय फैक्ट्री कहाँ पे खोली? श्रीरामपुर में। कहाँ पे? श्रीरामपुर बंगाल में इसने अपनी द्वितीय फैक्ट्री खोली थी। तो आप ये भी याद रखेंगे, पहली फैक्ट्री तो आपको याद है लेकिन दूसरी भी आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद सन 1845, क्या सन 1845 ईस्वी में अंग्रेजों को ये अपनी सभी फैक्ट्रियां बेचकर चले गए। तो यहाँ से क्या होता है? डेनिश भी समाप्त हो जाता है। मैंने कहा ना, डच और डेनिश मात्र छोटे से व्यापारिक कंपनी थी जो भारत में ज्यादा दिन नहीं टिक पाई, ज्यादा वर्ष नहीं टिक पाई, क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हों से अपनी सत्ता छीन ली। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, बाकी सब ये सरकारी कंपनी थी। ठीक है। तो इतना था डेनिश के बारे में। अब आपको डेनिश, डच और अंग्रेज तीनों के बारे में पता चल गया। अब जो हमारी लास्ट कंपनी बची है वो है फ्रांसीसी कंपनी। कौन सी? फ्रांसीसी कंपनी। बस इसके बारे में और जान लेते, बाकी हमारी पांचों कंपनी के बारे में पता चल जाएगा। छोटी छोटी जानकारियां मैंने आपको बता दी है। ठीक है। फ्रांसीसी कंपनी फ्रांस की कंपनी थी, जैसे नाम से ही आपको पता चलता हो फ्रांस की कंपनी है फ्रांसीसी। सबसे अंत में आई हुई कंपनी है, यानी कि पहले कौन आई? पुर्तगाली आई, उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए और अंत में कौन आया? फ्रांसीसी कंपनी आई। ठीक है। तो सबसे अंत में आई कंपनी कौन सी? यूरोपियन कंपनी फ्रांसीसी कंपनी है। ठीक है। 1664 ईस्वी में, कब? 1664 ईस्वी में कंपनी ने देश इंदेश ओरिएंटल्स, क्या दोस्तों? देश इंदेश ओरिएंटल्स के नाम से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या कहा जाता है इसको? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। ये भारत आई थी। ठीक है। याद रखेंगे। उस समय राजा कौन था फ्रांस का? तो राजा लुई 14 था। कौन था? राजा लुई 14वां था। याद रखेंगे बिल्कुल। उस समय वित्त मंत्री भी पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम में, कि जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उस समय फ्रांस के वित्त मंत्री कौन थे? तो कॉलबर्ट थे। कौन थे? कॉलबर्ट थे। याद रखेंगे बिल्कुल याद रखेंगे। ये कंपनी एक पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। कैसी थी? पूर्णतः, यानी पूरी तरह सरकारी कंपनी थी। याद रखेंगे बिल्कुल। इनके कुछ मुख्य केंद्र हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सन 1668 ईस्वी में ये भारत आई थी। कौन सी? फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई? 1668 ईस्वी में आई। इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। ठीक है। और द्वितीय फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? मसूलीपट्टनम में द्वितीय फैक्ट्री स्थापित की। तो दोनों फैक्ट्रियों के बारे में आप याद रखेंगे। पहली कहाँ की? सूरत में, दूसरी कहाँ की? मसूलीपट्टनम में। ठीक है। इनके भी पतन का क्या कारण था? तो इनके पतन का कारण था सन 1742 तक मात्र ये व्यापार करते रहे, लेकिन उसके बाद सन 1742 के बाद डुप्ले को फ्रांसिस का गवर्नर बना गया, जिसने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया। देखिए 1742 तक तो ये सिर्फ व्यापार करते रहे। क्या करते रहे? व्यापार करते रहे। जब इनको लगा कि अंग्रेज यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने वाली है, तो हम भी पीछे क्यों रहे? तो डुप्ले को फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया सन 1742 ईस्वी में। इसने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया। भारतीयों के आंतरिक मामलों में इसने हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और एक प्रकार की सहायक संधि जो व्यवस्था थी उसको इसने अपनाया था। ठीक है। तो फ्रांसिस कंपनी ने क्या क्या किए वो आपको पता चल गया। छोटा सा ही है, बस ज्यादा पॉइंट आपको नहीं याद रखने। इनकी असफलता के कारण क्या है फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी के, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के? तो इनकी असफलता के कारण है ये जो कर्नाटक का युद्ध है, ये इनकी असफलता के कारण है। ठीक है दोस्तों। 3 कर्नाटक युद्ध हुए, आपको तीनों के बारे में याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कब कब हुए, किस किस के बीच हुए और इनके परिणाम क्या निकले थे। तो ये मैं आपको बताता चलूंगा, आप नोट करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? सन 1746 से लेकर 1748 तक हुआ। डेट याद रखनी है, कब हुआ? सन 1746 से लेकर 1748 तक हुआ। किस किस के बीच हुआ? ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के ये लिए हुआ। किसके हुआ? ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया एक जगह है, एक देश है, उसके उत्तराधिकार के लिए ये युद्ध हुआ था। ठीक है। इसमें ऑक्सल ला स्पेल की संधि हुई थी। क्या हुई थी? ऑक्सल ला स्पेल की इसमें संधि हुई थी। डुप्ले बनाम मोर्स के साथ ये युद्ध हुआ था। ठीक है। इसमें अड़यार की लड़ाई, सेंट थॉम की लड़ाई हुई थी 1746 में, या जिसको सेंट थॉम की लड़ाई कहा जाता है, ये लड़ाई हुई थी सन 1746 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। कैप्टन पैराडाइज ये किसकी तरफ से था? फ्रांस की तरफ से था।
अनवुद्दीन कौन था, ये कर्नाटक की तरफ से था, इनके बीच ये युद्ध हुआ। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ, आक्सल ला स्पेल की संधि हुई। तो ये एग्जाम में पूछी जाती है, आक्सल ला स्पेल की संधि किस कर्नाटक युद्ध के बाद हुई, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद आक्सल ला स्पेल की संधि हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध सन 1759 से लेके 1754 तक हुआ। कब हुआ, सन 1759 से लेके 1754 तक हुआ। क्या कारण थे इस युद्ध के होने के, तो हैदराबाद और कर्नाटक के विवादास्पद उत्तराधिकारियों के मुद्दे पर ये युद्ध हुआ। यानी कि एक तरफ अंग्रेज थे, एक तरफ फ्रांस थे, बीच में दो जो व्यक्ति थे, जो उत्तराधिकारी के युद्ध के लिए जो दो भाई लड़ रहे थे, जो दो लोग लड़ रहे थे, उनमें ये आपस में फूट डालते थे, आपस में इनको लड़ा देते थे। ठीक है, तो ये था द्वितीय कर्नाटक युद्ध। इसमें क्या हुआ, इसमें पांडिचेरी की संधि हुई। किसकी, पांडिचेरी, या जिसको वर्तमान में पुदुचेरी कहा जाता है, उसकी संधि हुई थी। ठीक है, अंबार की लड़ाई हुई कब, 1749 में। ये जो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ था, उसमें किसकी लड़ाई हुई, अंबार की लड़ाई हुई थी। डुप्ले की इसी युद्ध में वापसी हुई। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। हैदराबाद की तरफ से कौन लड़ रहा था, तो नासिरगंज। कौन लड़ रहा था, नासिरगंज। और कर्नाटक की तरफ से कौन लड़ रहा था, अनवुद्दीन। कौन, अनवुद्दीन जो है कर्नाटक की तरफ से युद्ध लड़ रहा था। ठीक है दोस्तों, इनके साथ अंग्रेज थे और इनके साथ फ्रांसीसी थे। मुजफ्फर जंग के और चंदा साहब के साथ कौन थे, फ्रांसीसी थे। ठीक है दोस्तों, नसरी जंग और अनवुद्दीन के साथ कौन थे, तो अंग्रेज थे। तो ये आपको याद रखना है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बीच क्या हुआ, क्या परिणाम हुए, तो पुदुचेरी की संधि हुई। किसकी, पांडिचेरी या पुदुचेरी की जो है वो संधि हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध, कौन सा, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ, 1758 ईस्वी में हुआ, 1763 तक। कब हुआ, 1758 से लेके 1763 तक हुआ। ठीक है, इसके कारण क्या थे, तो सप्तवर्षीय युद्ध का भारत में विस्तार हुआ। किसका, सप्तवर्षीय युद्ध का भारत में विस्तार हुआ सन 1756 से लेके 63 तक। इसमें परिणाम क्या हुआ, तो इसमें पेरिस की संधि हुई। क्या हुआ, पेरिस की संधि हुई। फ्रांस का गवर्नर कौन था, लाली था। कौन था, लाली था, याद रखेंगे। उसके बाद वांडीवास का युद्ध हुआ। वांडीवास का युद्ध कब हुआ, 12 जनवरी 1760 को हुआ। कब हुआ, 12 जनवरी 1760 को वांडीवासी का युद्ध हुआ। याद रखेंगे बिल्कुल। इस युद्ध में जीता कौन, तो इस युद्ध में अंग्रेज यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। आयरकूट के साथ कौन थे, अंग्रेज थे, और लाली के साथ कहां का था, फ्रांसिस था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये कर्नाटक युद्ध के बाद ही फ्रांसिसो की जो शक्ति थी, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर थी, वो समाप्त हो गई। मैंने आपको बताया कैसे समाप्त हो गई, क्योंकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक कैसी कंपनी थी, एक सरकारी कंपनी थी। ठीक है, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कैसी कंपनी थी, एक प्राइवेट कंपनी थी। ठीक है, तो ये इनकी असफलताओं के कारण भी माने जाते हैं। नेक्स्ट हम जान लेते हैं फ्रांस की असफलता के जो कुछ कारण है प्रमुख, उनके बारे में जान लेते हैं। तो फ्रांसीसियों का यूरोप की राजनीति में उलझना, ये भी एक प्रमुख कारण माना जाता है। देखिए, इंडिया में तो वो राज कर रहे हैं, इंडिया में तो फ्रांसीसी अपना शासन कर रहे हैं, लेकिन वो यूरोप की राजनीति में भी उलझ गए हैं और इधर भी देख रहे हैं। तो इनकी ये जो है एक असफलता का कारण माना जाता है। ठीक है, अंग्रेजों की बंगाल में विजय हो जाती है इसी के साथ। अगर ये फ्रांसीसी यूरोप की राजनीति में नहीं उलझते, तो अंग्रेज जो है इनके हाथ से बंगाल नहीं छीन पाते। नेक्स्ट जो मानी जाती है वो है कंपनियों के स्वरूप में असमानता है। स्वरूप मतलब ये जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये कैसी कंपनी थी, आप कहेंगे सरकारी कंपनी थी। सरकारी कंपनी थी, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी थी, एक प्राइवेट कंपनी थी। तो राजनीतिक नेतृत्व भी अलग अलग था। सरकारी कंपनी फंड इतना नहीं देती, सरकार आपको पता है फंड कितना देती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी तो उसके तो अपने हाथ में, तो वो क्या थी, ये भी कंपनियों के स्वरूप में भी असमानताएं थी, यानी कि राजनीतिक नेतृत्व अलग अलग था। ठीक है, नेक्स्ट दोषपूर्ण प्रशासन प्रणाली। दोषपूर्ण शासन प्रणाली, डुप्ले की भूमिका जो थी ना, दोषपूर्ण शासन प्रणाली, अगर ये सिर्फ व्यापार करते रहते तो फ्रांस जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कभी असफल नहीं होती। लेकिन डुप्ले ने क्या किया, साम्राज्य विस्तार की जो नीति अपनाई है, उसके भी ये दोषपूर्ण शासन प्रणाली मानी जाती है, फ्रांस की असफलता का कारण माना जाता है। कमजोर नौसैनिक शक्ति, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया का पास दोस्तों कमजोर नौसैनिक थी, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का पास काफी मजबूत नौसैनिक शक्ति थी। तो ये भी एक परिणाम माना जाता है फ्रांस की असफलता के कारण। और अयोग्य उत्तराधिकारी थे। ठीक है, डुप्ले अच्छा खासा
गवर्नर था, उसके बाद जो आए वो अयोग्य उत्तराधिकारी आए थे। ठीक है, तो ये था कुछ जो कंपनियां बच गई थी। एक कंपनी मैंने आपको पिछली क्लास में करा दी थी और बाकी 4 कंपनियों के बारे में मैंने आज आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये वाली क्लास और आने वाली सभी क्लासेसों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेगी। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन अवश्य बताया करें। ठीक है, मुझे उम्मीद है वैसे आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।